मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 2020-2021 में लगभग 13 महीने की प्रोटेस्ट और इवेंचुअली सरकार को 3 फार्म लॉज वापस लेने पर मजबूर करने के बाद भारत का अन्नदाता एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचा है अपनी 12 डिमांड्स लेकर। आज इस वीडियो में बात करेंगे फार्मर की इन डिमांड्स पर और ये भी देखेंगे कि कैसे 2024 का प्रोटेस्ट डिफर करता है 2021 के प्रोटेस्ट से। ये भी देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि एमएसपी को लीगलाइज कराना आखिर प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि 4 सालों में दूसरी बार भारत के किसान को दिल्ली के दरवाजे पर आकर दस्तक देने की जरूरत पड़ी। 19 नवंबर 2021 में अपनी स्पीच में फार्मर्स को प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करने की अपील करने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी डिमांड्स को स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन होगा। इस इशू पर फार्मर यूनियंस की अर्जेंसी के बावजूद एक्सपर्ट कमेटी का गठन तो हुआ, लेकिन स्पीच के पूरे 9 महीने बाद इस 29 मेंबर कमेटी को लेकर फार्मर्स के 2 मेन कंटेंशंस थे। पहला, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पंजाब, हरियाणा और यूपी, जो कि पिछली फार्मर प्रोटेस्ट के एपिसेंटर्स थे, इन स्टेट्स का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी का मेंबर नहीं था। दूसरा, प्रो गवर्नमेंट मेंबर्स। जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स सरकार ने कमेटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे, उनमें से कोई भी उस वक्त लाए गए 3 फार्म लॉज के अपोजिशन में नहीं था। इन 2 रीजंस को साइड करते हुए फार्मर्स ने न केवल कमेटी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया, बल्कि ये भी क्लियर कर दिया कि अब इफ इन केस मेंबर्स चेंज भी होते हैं तो वो उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। 2021 की प्रोटेस्ट को लीड करने वाली 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच के डिफरेंसेस इस बार काफी एविडेंट है। दिस इज द रीजन कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चौरानी, जिन्होंने पिछली बार मूवमेंट को लीडरशिप प्रोवाइड की थी, इस बार मूवमेंट का अभी तक तो ऑफिशियली पार्ट नहीं है। 2024 की प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं 2 मेन ग्रुप्स। पहला, किसान मजदूर मोर्चा, जिसको लीड कर रहे हैं सरवन सिंह पांधेर, और वो क्लेम करते हैं कि उनके पास 100 फार्मर यूनियंस का सपोर्ट है। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, जिसको लीड कर रहे हैं जगजीत सिंह दालेवाल, और उनका कहना है कि उनके पास 150 फार्मर यूनियंस का सपोर्ट है। सो पुट टुगेदर a gigantic number of 250 farmer unions are involved in the protest this time round. They gave a call of Delhi Chalo at the end of December 2023 to remind the Prime Minister of the promises that he made to them 2 years back. Although first protest के prominent leaders दिल्ली से अभी दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन they have extended their moral support by calling for Bharat Bandh on 16 February, यानी कि आज, while also condemning the police excesses and the use of tear gas on the protesters. And it's very likely कि अगर protest scale up करता है तो ये लीडर्स भी आपको फार्मर्स के साथ दिल्ली में खड़े दिखेंगे। 2021 की प्रोटेस्ट was centered around 3 फार्म लॉज। सरकार 3 कृषि कानून लेके आई थी और फार्मर्स इनसे खुश नहीं थे। एमएसपी को अबॉलिश करने से लेकर कॉर्पोरेट्स को एक्सेसिव ऑटोनॉमी देने तक फार्मर्स वर स्केप्टिक कि ये जो 3 फार्म लॉज हैं उन्हें पूरी तरह मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट बना देंगे, जिसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर और कम हो जाएगी। इस बार किसान दिल्ली की सड़कों पर एक वाइडर सेट ऑफ डिमांड्स लेके होता है। टोटल 12 डिमांड्स है, लेकिन विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द टॉप वन। पहला, लीगलाइज एमएसपी ऑन ऑल क्रॉप्स। दूसरा, फुल डेट वेवर, मतलब पूर्ण रूप से कर्ज माफी। तीसरा, पेंशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ टू एवरी फार्मर जो 60 साल से ऊपर का है। फोर्थ, 4 times compensation when the land is acquired. Fifth, India should exit the World Trade Organization and scrap all free trade agreements with other nations. Sixth, Electricity Amendment Bill 2020 should be scrapped. These are all big demands, but legalizing MSP is by far the biggest of them all. Let's look at it in detail. पहला सवाल आता है कि MSP असल में है क्या? अगर एक लाइन में समझना हो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी वो रेट है जिससे कम दाम पर किसान को किसी भी हाल में अपनी फसल नहीं बेचनी होगी। अगर कोई प्राइवेट बोरोवर किसान को इस रेट से कम ऑफर करता है तो सरकार खुद किसान से एमएसपी पर
उसका सामान खरीद लेगी। एमएसपी बेसिकली एक सेफ्टी नेट की तरह है जो इंश्योर करता है कि भले ही मार्केट में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, लेकिन अपनी फसल बेचने पर किसान को ये मिनिमम रेट या इससे ज्यादा ही मिले अपनी फसल बेचने पर। करंट एमएसपी रेशियो। राबी और खारिफ क्रॉप के सोइंग सीजन से पहले सरकार 23 क्रॉप्स के लिए रिवाइज एमएसपी लेके आती है। इस कॉन्टिन्यूअस अपडेशन से ये फायदा होता है कि रिवाइज्ड एमएसपी देखकर किसान ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी फसल उगाने से उसको सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन इशू ये है कि ऑल्दो एमएसपी डिक्लेयर तो 23 क्रॉप्स के लिए हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड केवल राइस और व्हीट का ही प्रोक्योरमेंट एमएसपी पर किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटी रिपोर्ट खुद ये कहती है कि केवल 6% किसान ही एमएसपी का फायदा ले पा रहे हैं। 4 सालों में दूसरी दफा दिल्ली में दस्तक देने वाले किसान चाहते हैं कि इस फॉल्टी एमएसपी में कुछ चेंजेस किए जाए। पहला, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए या लीगल बैकिंग दी जाए, मतलब गवर्नमेंट लीगली बाइंड हो एमएसपी पर प्रोक्योर करने के लिए। अब अगर गवर्नमेंट इस कमिटमेंट से पीछे हटती है तो एक लीगल वायलेशन होगा और फार्मर्स सरकार को कोर्ट लेके जा सकेंगे उनका पेमेंट रोकने के लिए। दूसरा, एमएसपी को 23 क्रॉप से बढ़ाकर अक्रॉस द बोर्ड हर फसल पर लागू किया जाए। तीसरा, एमएसपी कैलकुलेशन के प्रेजेंट सिस्टम को रिप्लेस करके एक नया सिस्टम लेके आया जाए जो एमएस स्वामीनाथन के C2+50 फॉर्मूला के हिसाब से एमएसपी को कैलकुलेट करे। एमएसपी जो मिलता है वो मिलता है इनपुट कॉस्ट पे। सरकार की कोशिश रहती है कि फार्मर की जेब से जितना पैसा खर्च हुआ है उस पे लगभग 50% प्रॉफिट उसको वापस मिले। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब कि अगर आपने धान की खेती की है और अगर उसमें इनपुट के तौर पर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के लिए आपने अपनी जेब से 100 रुपए डाले हैं, तो सरकार की कोशिश रहती है कि किसान को इसके लिए कम से कम 150 रुपए वापस मिला। C2+50 फॉर्मूला जिसके थ्रू फार्मर्स चाहते हैं कि नया एमएसपी का कैलकुलेशन हो, उस फॉर्मूले में इनपुट कॉस्ट थोड़ा बढ़ के आती है क्योंकि ये साथ में कंसिडर करता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड और कैपिटल को। मतलब कि अगर आपने अपनी जमीन पर खेती ना की होती और किसी को वो लीज आउट कर दी होती तो आपको कुछ रेंट मिलता। ये फॉर्मूला उस रेंट को भी इनपुट कॉस्ट में जोड़कर देखता है। सिमिलरली, अगर आपने खेती ना कर जो आपका पैसा आपने खेती में लगाया है उसे बैंक में डिपॉजिट कराया होता तो उस डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट आता उसको भी इनपुट कॉस्ट में जोड़कर देखता है। तो इससे इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है और इन दो पैरामीटर्स को, मतलब आपके लैंड पे जो आपको रेंट मिलता और जो आपको अपनी सेविंग्स पे इंटरेस्ट मिलता, इन दो को जोड़ने के बाद इनपुट कॉस्ट माना बात हो जाती है 120 रुपए। अब सरकार को 50% प्रॉफिट देना है तो ये आपको जो फाइनल एमएसपी मिलेगा ये मिलेगा 180 रुपए, जो कि पहले वाले सिस्टम में 150 रुपए मिल रहा है। फार्मर्स की डिमांड ये है कि उन्हें जो अब एमएसपी मिले वो इस नए C2+50 फॉर्मूला के हिसाब से मिले, जिससे एमएसपी की वैल्यू बढ़ जाती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस आइडिया को लेकर दो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक खेमा कहता है कि डिमांड टू लीगलाइज एमएसपी कंप्लीटली डूएबल है। दूसरा खेमा इसके चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। अब देखते हैं कि एमएसपी को लीगलाइज कराने में क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जिनको कुछ एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एमएसपी को लीगलाइज कराने और कंपलसरी प्रोक्योरमेंट को इंश्योर कराने में मोटा मोटा 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। अब ये फिगर फिक्स नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ये फिगर 5 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ के बीच में वेरी कर रही है। पीएमओ के हिसाब से इस लीगलाइज एमएसपी को लागू करने में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कंटेक्स्ट के लिए ये समझ लो कि पूरी दुनिया में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री जो कि अपनी इंडिया की है उसको मेंटेन करने के लिए लगभग हर साल 6 लाख करोड़ का डिफेंस बजट आता है। प्रपोज एमएसपी अगर एक राउंड फिगर में 10 लाख करोड़ का है तो ये इंडिया के डिफेंस बजट से अराउंड 66% हायर है। एमएसपी पे 10 से 12 लाख करोड़ खर्च करने पर सरकारी एक्सचेकर पे जो बर्डन आएगा वो तो आएगा, लेकिन इसके साथ ही हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़े प्रोजेक्ट, सोशल वेलफेयर, इन सब पे जो बजटरी एलोकेशन है उसको भी बैलेंस आउट करने में सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। स्टोरेज इश्यू। 2016 में बरेली, उत्तर प्रदेश में एक रैली को एड्रेस करते हुए मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार का इंटेंशन है कि 2022 तक फार्मर इनकम को डबल किया जाए। डबल हुई या नहीं वो तो आपके सामने है ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट का रोड मैप तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, अशोक दालवाई कमेटी,
इस दालवाई कमेटी की स्टडी के हिसाब से भारत में कोल्ड स्टोरेज लगभग 30 से 40 लाख टन की शॉर्टेज पे अभी ऑपरेट कर रहा है, और वो भी तब जब सरकार केवल 23 क्रॉप्स को एमएसपी पे प्रोक्योर कर रही है। अगर सरकार भारत में हर क्रॉप को एमएसपी पे प्रोक्योर करना शुरू कर दे तो उसे रखेगी कहाँ? यह है आपका दूसरा सवाल। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, मतलब फूड इन्फ्लेशन। अगर देश की सारी एपीएमसी मंडी इस इंक्रीज्ड एमएसपी पे ग्रेन्स को प्रोक्योर करेंगी तो वही प्राइस आगे भी सर्कुलेट होगा। इन मंडियों से अपना सामान उठाने वाले छोटे रिटेलर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए जब इसको मार्केट में बेचेंगे तो फाइनल प्राइस पहले से ज्यादा आएगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान लोअर मिडिल क्लास और ऐसे गरीब लोगों को होगा जो किसी वजह से सरकारी पीडीएस सिस्टम से सामान नहीं ले पाते। साथ ही साथ वो प्राइवेट कंपनीज जो किसी भी फॉर्म में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उनका जो फाइनल प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसके रेट्स भी बढ़े हुए आएंगे। लेकिन एमएसपी के आइडिया को सपोर्ट करने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार के पास जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स आएंगी ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी प्रोक्योरमेंट, उसको मार्केट में सिस्टमैटिकली डंप करके इस बढ़े हुए इन्फ्लेशन को इजीली अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। चौथा, एग्रीकल्चरल डोमेन में इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में एक नेगेटिव या एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में चावल की कीमत चल रही है लेट्स से 30 रुपए किलो और एमएसपी को लीगलाइज कराने और नए फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के बाद इंडिया में जो चावल की कीमत चल रही है वो चल रही है मानाबाद 40 रुपए किलो, तो कोई भी भारत से बाहर बैठा आदमी भारत का चावल तो नहीं खरीदेगा। चाइना भी उगा रहा ना चावल, तो उससे खरीद लेगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एमएसपी को लीगलाइज कराने से इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब कैसे सरकार इन चैलेंजेस को और फार्मर्स की डिमांड्स को बैलेंस आउट करेगी, ये देखने के लिए अभी हम सभी को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के बीच में ये मत भूल जाना कि मई में इलेक्शन शेड्यूल्ड है एंड फार्मर्स फॉर्म अ फॉर्मिडेबल वोट बैंक। प्लस दे ऑल्सो हैव एन इमोशनल कनेक्ट with the rest of the Indians who see them as the reason behind the food which rests on their plates. इसलिए कोई भी पार्टी इस वक्त किसानों को नाराज तो नहीं करना चाहेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो वो एमएसपी को लीगलाइज करा देंगे। ये कहते हुए वो शायद ये भूल गए कि जिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, मतलब कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कराने की मांग किसान कर रहे हैं, वो 2005 में आई थी, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार ही सत्ता में थी। देखो यार, बात इतनी सी है कि इन पॉलिटिशियंस को किसी की नहीं पड़ी है। फार्मर्स पहले भी एक वोट बैंक की तरह ही देखा जाता था और आज भी सिचुएशंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। एक तरफ जहां 2027 तक भारत की दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात चल रही है, वहीं उसी भारत में एक एवरेज फार्मिंग हाउस होल्ड 70,000 रुपए की डेट पे है। केरला और आंध्र प्रदेश में यह फिगर लगभग 2.5 लाख रुपए के हिसाब से है। मतलब हर एक फार्मा हाउस होल्ड केरला और आंध्र प्रदेश में लगभग 2.5 लाख रुपए के कर्ज पे जी रहा है। इस डिप्लोरेबल स्टेट को देखते हुए किसान पहले अपनी आवाज उठाता है, अपनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन फिर भी जब कुछ चेंज नहीं आता तो उसे केवल एक रास्ता दिखता है, मौत का। इसी का कारण है कि भारत में हर दिन लगभग 30 किसान सुसाइड कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? किसानों का कहना है कि वो 6 महीने का राशन लेके निकले हैं, लेकिन लेट्स ऑल जस्ट होप दैट टू पार्टीज, द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट, रीच अ सोल्यूशन सून, ताकि पिछली बार की तरह 13 महीनों तक उन्हें दिल्ली की सड़कों पर अपने खेतों, अपने खलिहानों से दूर ना बैठना पड़े। आगे फार्मर प्रोटेस्ट में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उन पे भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके इस मुद्दे को लेकर क्या व्यूज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।